हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं योगेश कुमार वर्मा, आपका नया केमिस्ट्री फैकल्टी। तो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर तक हमने अपने चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को ख़त्म कर लिया था, ठीक है। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा वन हाफ फैक्टर, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि ये वन हाफ फैक्टर का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से, ठीक है। तो देखिएगा हमारे साथ साथ देखिएगा, वी ऑल नो दैट द कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ is directly proportional to the quantity of solute, ठीक है। जितने भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होते हैं हमारे, वो सब क्या होते हैं, क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। अच्छा, क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट का मीन्स हम ये भी कह सकते हैं द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट, ठीक है। यानी कि जितने भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होंगे वो हमारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, ठीक। इट मींस अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट ज़्यादा होंगे देन हमारे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी कैसा होगा, ज़्यादा होगा। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट कम होंगे तो इसका मतलब हमारे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ही कम होगा, ठीक है। चलिए इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि सपोज करिएगा, हमने क्या किया, हमने एक कंटेनर लिया, ठीक है। एंड इस कंटेनर में हमने क्या किया, प्योर वाटर को फिल कर दिया, ठीक है। ये क्या है हमारे, इसके अंदर प्योर वाटर है, ये लीजिएगा, ठीक। अब हमें पता है कि जो प्योर वाटर होता है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। इट मीन्स ये जो वाटर है इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा, 100 डिग्री सेल्सियस होगा, ठीक है। अच्छा, लास्ट जो लेक्चर्स थे जहां पर हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़े थे, हमने ये भी सीखा था कि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होते हैं वो सोल्यूट की क्वांटिटी पर डिपेंड करते हैं। इसका मतलब अगर इस वाटर के अंदर, प्योर वाटर के अंदर अगर हम कोई सोल्यूट को ऐड कर दें तो जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे कि अगर हम इसमें कोई भी सोल्यूट ऐड करेंगे तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट में क्या हो जाता था, इंक्रीजमेंट हो जाता था, ठीक है। यहां तक की बात समझ में आई। तो सपोज करिएगा हमने इसके अंदर क्या किया, 1 मोल ऑफ शुगर को ऐड कर दिया, ठीक है। हमने क्या किया, इसके अंदर 1 मोल शुगर को ऐड कर दिया। एंड जैसे ही हम इसके अंदर 1 मोल शुगर को ऐड करेंगे, ठीक है, इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि इसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो गया और इंक्रीज होकर हो गया ये 102 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब पहले प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना था, 100 डिग्री सेल्सियस था। जैसे हमने इसके अंदर सोल्यूट ऐड किया, कितना हो गया हमारे पास, 102 डिग्री सेल्सियस हो गया। हमने कैलकुलेशंस की, कैलकुलेशन से कितना आ गया, 102 डिग्री सेल्सियस आ गया। और इसके बाद हमने क्या किया, इसके अंदर अगर थर्मामीटर लगाया, थर्मामीटर में भी हमने चेक किया कि इसके अंदर रीडिंग कितनी आ गई, 102 डिग्री सेल्सियस ही आ गई। मतलब जो जितना हम थ्योरेटिकली कैलकुलेट कर रहे थे, एक्सपेरिमेंटली यानी कि थर्मामीटर लगाने से जो हमने मेजर किया वो भी इतना ही आ गया, ठीक। इसका मतलब हमारे पास थ्योरेटिकल जो था और जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज हैं वो दोनों वैल्यूज क्या हैं, सेम है इन द केस ऑफ शुगर। क्यों, क्योंकि शुगर का यहाँ पर ना तो डिसोसिएशन हो रहा है ना ही एसोसिएशन हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब हम एक और दूसरा केस लेते हैं। दूसरा केस मान लीजिएगा हमने यहाँ पर शुगर की जगह पे 1 मोल ऑफ NaCl को इसके अंदर डिसॉल्व कर दिया, ठीक है। हमने क्या किया, 1 मोल ऑफ NaCl इसके अंदर डिसॉल्व कर दिया। और जैसे ही 1 मोल ऑफ NaCl को इसके अंदर डिसॉल्व किया, हमने इसकी कैलकुलेशन की। कैलकुलेशन से ये पता चला कि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट था इस सॉल्यूशन का, वो बॉइलिंग पॉइंट सपोज करिएगा 102 डिग्री सेल्सियस आ गया, ठीक। इसके बाद हमने क्या किया, इसके अंदर थर्मामीटर लगाया और जैसे ही थर्मामीटर लगाया इसमें ये चेक आया कि इसकी जो रीडिंग थर्मामीटर की थी वो 104 डिग्री सेल्सियस थी। अब हमारे लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, ठीक। इससे पहले शुगर के केस में क्या हो रहा था, जितना हमने एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किया, थर्मामीटर लगा के जितना हमने मेजर किया, कितना आया था 102, ठीक, उतना ही हमने थ्योरेटिकली भी कैलकुलेट किया। दोनों ही वैल्यूज बराबर थी, में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हमने थ्योरेटिकली कैलकुलेट किया 102 डिग्री सेल्सियस, जबकि एक्सपेरिमेंटली इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 104 डिग्री सेल्सियस आ रही है। तो यहाँ पर ये जो बॉइलिंग पॉइंट में जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस एक्चुअली में क्यों आया, ठीक है, इसको समझते हैं जरा। देखिएगा एक्चुअली में हुआ क्या, जो NaCl था हमारा, ठीक, हमने NaCl को जैसे ही वाटर के अंदर डाला, हमें पता है कि NaCl वाटर के अंदर जाकर क्या होता है, अपने आयंस में स्प्लिट हो जाता है। तो जैसे ही NaCl को हमने वाटर के अंदर डाला, ये वाटर के अंदर जाकर Na पॉजिटिव में एंड Cl नेगेटिव में स्प्लिट हो गया, ठीक है। अब सोचिएगा जरा कि जो हमने थ्योरेटिकल कैलकुलेशंस की होंगी, ठीक है, वो कैलकुलेशन किसके रेस्पेक्ट में की, हमने तो यहाँ पर 1 मोल ऑफ NaCl डाला था, तो हमने जो कैलकुलेशंस की वो 1 मोल के रेस्पेक्ट में ही कर ली, ठीक। और 1 मोल के रेस्पेक्ट में जब कैलकुलेशंस की तो हमारे पास जो बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीजमेंट आया था वो कितना आया था, 2 डिग्री सेल्सियस का, क्योंकि प्योर वाटर का तो 100 था, 2 डिग्री सेल्सियस का इंक्रीजमेंट आया था,
ठीक है, लेकिन अंदर जाकर क्या हुआ कि यहां पर हम तो सोच रहे थे 1 मोल, लेकिन अंदर जाकर क्या हुआ देखिएगा, यहां पर 1 मोल Na का और 1 मोल किसका मिल गया हमें, Cl का। अगर पार्टिकल्स की बात करी जाए तो यहां पर पार्टिकल्स कितने थे हमारे 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है, कितने थे पार्टिकल 6.022 इंटू 10⁻23, जबकि यहां पर कितने पार्टिकल्स हो जाएंगे इसके जस्ट डबल, यानी कि 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। ठीक है, अब हमें पता है कि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो हम थ्योरेटिकली तो इतने पार्टिकल्स के रेस्पेक्ट में कैलकुलेशन कर रहे थे, हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट कितना 102 डिग्री सेल्सियस आ रहा था, लेकिन एक्चुअली में जब हमने थर्मामीटर लगाया तो अंदर तो इतने पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, तो जो वैल्यू थर्मामीटर बता रहा है वो किसके, इतने पार्टिकल्स के रेस्पेक्ट में बता रहा है, और वो कितना आया 102, क्योंकि देखिएगा यहाँ पर जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है वो पहले से जस्ट डबल हो गए, इसलिए जो टेम्परेचर में इंक्रीजमेंट है वो भी कितना हो गया, डबल, यानी कि 2 की बजाय यहाँ पर कितना आ गया 4। बात समझ में आ गई। ठीक है, तो कुल मिलाकर इस डिफरेंस को, ठीक है, बचने के लिए, इस डिफरेंस से बचने के लिए क्या हमें एक रिक्वायरमेंट हुई कि हम कुछ ना कुछ ऐसा फैक्टर लाएं, ठीक है, जिससे ये जो हमारे पास डिस्क्रिमिनेशन आ रहा है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में, इस डिस्क्रिमिनेशन से हम बच जाएं। ठीक है, तो बस इस फैक्टर को ही हम क्या बोलते हैं, वान टफ फैक्टर बोलते हैं। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, वान टफ फैक्टर को पहले डिफाइन करते हैं, तो लिख लीजिएगा हमारे साथ साथ डेफिनेशन, देखिएगा क्या हो जाएगा, द रेशियो ऑफ ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, द रेशियो ऑफ ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड theoretical colligative properties is called one half factor। ठीक है, तो जो हमारे पास ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का रेशियो होगा, उस रेशियो को ही हम क्या बोलते हैं, वन हाफ फैक्टर बोलते हैं। बात समझ में आ गई। ठीक, चलिए अच्छा अब हम एक केस और देखते हैं। देखिएगा यहाँ पर तो हमने डिसोसिएशन का केस ले लिया, NaCl लिया था, तो इसका क्या हो गया था, डिसोसिएशन हो गया। अब सपोज करिएगा कि हमने क्या किया इसके अंदर, ठीक है, ये जो हमारे पास सॉल्वेंट था ये बेंजीन है। ठीक है, देखिएगा हमने क्या किया, मान लीजिएगा एसिटिक एसिड ले लिया CH3COOH, और इस एसिटिक एसिड को क्या किया हमने, बेंजीन के अंदर डिसॉल्व कर दिया। इसके अंदर डिसॉल्व कर दिया, बेंजीन के अंदर। तो जैसे इसको बेंजीन के अंदर डिसॉल्व किया, वी ऑल नो दैट एसिटिक एसिड ऑन बेंजीन, जैसे ही हम बेंजीन एसिटिक एसिड को बेंजीन के अंदर डिसॉल्व करते हैं, ये क्या होता है, डाइमेराइज हो जाता है। ठीक है, अब ये डाइमेराइज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, जो हमारे पास एसिटिक एसिड के अगर 2 मॉलिक्यूल्स हैं तो ये दोनों मॉलिक्यूल्स डाइमेराइज होकर क्या करेंगे, एक मॉलिक्यूल बना लेंगे। बात समझ में आ गई। तो यहां पर हमने क्या किए, 2 मॉलिक्यूल्स लिए, अंदर जाकर कितने मॉलिक्यूल हो गए, 1 मॉलिक्यूल हो गया। ठीक है, अब यहां पर सोचिएगा जरा वन हाफ फैक्टर, यानी कि I इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखिएगा अब यहां पर वन हाफ फैक्टर इक्वल टू क्या था, ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, देखिएगा ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, देखिए कितना मॉलिक्यूल है, 1 मॉलिक्यूल ही तो है। ठीक, यानी कि 1 अपॉन थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज यानी कि 2, तो वन हाफ फैक्टर कितना आ जाएगा 0.5, यानी कि जो हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कैलकुलेट कर रहे होंगे, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू उससे पहले से कितनी आ जाएगी, आधी आ जाएगी। ठीक है, तो एसोसिएशन और डिसोसिएशन दोनों के केस में क्या आ रहा है, हमारे पास कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में कुछ ना कुछ डिफरेंस आ रहा है। लेकिन अगर ना तो एसोसिएशन हो रहा है और ना ही डिसोसिएशन हो रहा है, जैसे कि हमने शुगर का केस लिया था, तो हमारे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पर कोई भी डिफरेंस नहीं पड़ रहा था। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, एसोसिएशन और डिसोसिएशन दोनों के केस में कुछ केसेस बनाते हैं। ठीक है, चलिए तो लेकिन इससे पहले इसका क्या करिएगा, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तो ले लीजिएगा। तो चलिए अब हम एसोसिएशन और डिसोसिएशन के केस में एक कुछ केसेस बनाते हैं। देखिएगा सबसे पहले हमारे पास डिसोसिएशन, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास हो रहा है एसोसिएशन। ठीक, अच्छा अब डिसोसिएशन के केस में सबसे पहले देखिएगा हम क्या ले लेते हैं, यहाँ पर को थोड़ा सा नीचे की ओर कर देते हैं, बना देते हैं। देखिएगा डिसोसिएशन लीजिएगा, चेक करिएगा जरा। देखिएगा डिसोसिएशन के केस में सबसे पहली बात तो हम ले लेते हैं यहाँ पर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पर क्या है, नंबर मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। दूसरी चीज मॉलिक्यूलर मास पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तीसरी चीज यहाँ पर हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज,
ठीक है, और फोर्थ कंपैरिजन हम कर लेते हैं वन हाफ फैक्टर में, ठीक है, यानी कि आई। अब समझिएगा जरा, देखो जब हमारे पास डिसोसिएशन हो रहा है, ठीक है, सोल्यूट का, तो समझिएगा जरा डिसोसिएशन के केस में नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब सोचिएगा, जैसे कि हमने मॉलिक्यूल लिया था एक, अंदर जाकर वो डिसोसिएट होकर क्या हो गए, दो बन गए, ठीक। इसका मतलब जो हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स होगा वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा इन द केस ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है। तो डिसोसिएशन के केस में नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। अच्छा, अब एक चीज और सोचिएगा, जब हमारे पास जो एक मॉलिक्यूल था, एक मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास कुछ ज्यादा होगा, ठीक, लेकिन जब ये दो हो गए तो मॉलिक्यूलर मास पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, भाई पहले से तो आधा हो जाएगा, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पास मॉलिक्यूलर मास होगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। बात समझ में आ गई, ठीक। अच्छा, अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, भाई कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज वी ऑल नो दैट द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट, ठीक। मतलब सोल्यूट की क्वांटिटी पर डिपेंड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और सोल्यूट की क्वांटिटी यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो गए, बढ़ गए। इसका मतलब कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। बात समझ में आ गई, ठीक। अच्छा, जब कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी इंक्रीज हो जाएगा, इस केस में वन हाफ फैक्टर क्या हो जाएगा, देखिएगा वन हाफ फैक्टर इज ग्रेटर देन वन। जो वन हाफ फैक्टर होगा वो एक से ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बढ़ गए हैं, और जब कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बढ़ जाएंगे तो जाहिर सी बात है हमारे पास जो हमारे पास वन हाफ फैक्टर है वो भी बढ़ जाएगा, ठीक। अच्छा, आप दूसरा एसोसिएशन का केस देखिएगा। एसोसिएशन के केस में सबसे पहली बार नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, भाई हमने तो दो मॉलिक्यूल्स डाले थे, अंदर जाकर वो दोनों आपस में जुड़ गए और जुड़कर क्या बना लिया, एक, यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स पहले से क्या हो गए, डिक्रीज हो गए, ठीक है। तो सबसे पहली बार नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक। अच्छा, जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिक्रीज हो गए तो मॉलिक्यूलर मास पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, भाई पहले आधा था, अब दोनों मिलकर एक हो गए, इसका मतलब मॉलिक्यूलर मास तो इसका इंक्रीज हो गया, ठीक है, यानी कि जो मॉलिक्यूलर मास होगा वो क्या हो जाएगा, हमारे पास इंक्रीज हो जाएगा। अच्छा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पर क्या हो जाएगा इफेक्ट, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो होते हैं वो हमारे पास इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट के, और जब हमारे पास क्वांटिटी ऑफ सोल्यूट डिक्रीज हो गई तो जाहिर सी बात है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी डिक्रीज हो जाएंगे। बात समझ में आ गई। अब इस केस में वन हाफ फैक्टर क्या हो जाएगा, देखिएगा वन हाफ फैक्टर यानी कि आई इज लेस देन वन, ठीक है। तो ओवरऑल डिसोसिएशन और एसोसिएशन के केस में हम ये दो केसेस बना सकते हैं, ठीक है। डिसोसिएशन के केस में नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास डिक्रीज हो जाएगा, और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, और इस केस में जो वन हाफ फैक्टर होगा ग्रेटर देन वन होगा, ठीक है। एंड इन द केस ऑफ एसोसिएशन नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे, तो फिर मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी डिक्रीज हो जाएंगे, और इस केस में वन हाफ फैक्टर लेस देन वन हो जाएगा। यहाँ तक की बात समझ में आ गई, ठीक है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं, ले लीजिएगा। तो चलिए बच्चों, लास्ट हमने रिलेशन से ये देखा कि अगर हमारे पास कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज इंक्रीज हो रहा था, ठीक है, तो वहां पर मॉलिक्यूलर मास जो है वो क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था, ठीक है। और अगर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिक्रीज हो रहे थे तो मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज हो रहा था। इसका मतलब जो हमारे पास मॉलिक्यूलर मास है वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बात समझ में आ गई, ठीक है। जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो यहाँ से वन हाफ फैक्टर का एक और हम फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं। क्या फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं, देखेगा हमारे पास वन हाफ फैक्टर क्या था, देखेगा ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज अपॉन थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। लेकिन हमें पता है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है, मॉलिक्यूलर मास, ठीक। तो बस इसी फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं दैट वन हाफ फैक्टर इज इक्वल टू, देखिएगा ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज और इसका अपोजिट क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। यानी कि हम कह सकते हैं थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर मास अपॉन ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। ये हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला आ गया वन हाफ फैक्टर के लिए, ठीक है। और आगे जब भी हम क्वेश्चंस करेंगे तो इस फॉर्मूले को बार बार हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो ये तो हमारे पास वन हाफ फैक्टर के फार्मूलाज आ गए। अब हम क्या करते हैं, वन हाफ फैक्टर के लिए इसमें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ एसोसिएशन की कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक बात समझ लीजिएगा जरा कि ये वन हाफ फैक्टर को अप्लाई कैसे करेंगे, ठीक है। देखिएगा हमने सबसे पहले तो ये समझा था कि जो हमारे पास चार कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज थे कौन कौन से थे, देखिएगा सबसे पहले था हमारे पास RLVP, ठीक है, RLVP, और RLVP इक्वल टू क्या था, डेल्टा P अपॉन PA नॉट, ठीक। ये हमारे पास पहला कोलिगेटिव प्रॉपर्टी था, ठीक है। अच्छा, दूसरा हमारे पास ये किसके इक्वल टू था, ये x ऑफ B के इक्वल था। दूसरा हमारे पास जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी था वो था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, जिसको हमने डेल्टा TB से लिखा था, और डेल्टा TB इक्वल टू क्या था, देखिएगा KB
इंटू एम। जो थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी था डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट दैट इज डेल्टा टी एफ, और ये क्या था हमारे पास के एफ इंटू एम के। और जो लास्ट हमारे पास कोलिगेटिव प्रॉपर्टी था नंबर 4 दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इक्वल टू सी आर टी। ठीक, अच्छा चारों ही कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में देखेगा जो भी हमारे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं वो किसकी, सॉलिड की क्वांटिटी पर डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है, जैसे पहले के केस में यहाँ पर एक्स था बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, ठीक, जो कि बी क्या था हमारे पास सॉल्यूट था, तो एक्चुअली में ये सॉल्यूट की क्वांटिटी ही तो है। ठीक, ऐसे यहाँ पर दूसरे केस में क्या है देखेगा, मोलैलिटी सॉरी, ठीक, मोलैलिटी भी क्या है, सॉल्यूट की क्वांटिटी ही है। यहाँ पर भी मोलैलिटी क्या है, सॉल्यूट की क्वांटिटी है। और यहाँ पर एक्चुअली में जो सी है, जो ये क्या है, एक कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, और जो कि क्या है, एक सॉल्यूट की ही क्वांटिटी है। ठीक, मतलब जितने भी चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज थे वो सॉल्यूट की क्वांटिटी पर डिपेंड कर रहे थे। और बांठा फैक्टर से हमने ये सीखा था कि जो सॉल्यूट की क्वांटिटी थी वो चेंज हो रही थी। ठीक है, इसका मतलब ये जो हमारे पास फैक्टर है, इस फैक्टर से अगर हम क्या करें, इन सभी में मल्टीप्लाई कर दें, तो जो हमारे पास कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में जो डिफरेंस आ रहा था उस डिफरेंस को हम क्या कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। ठीक है, तो बस हमें क्या करना है, ये जो बांठा फैक्टर आई है इसको चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर भी क्या हो जाएगा आई, यहाँ भी क्या हो गया आई, और यहाँ भी क्या हो गया आई। ठीक है, तो ये इसका बांठा फैक्टर का क्या हो गया, यूज हो गया। ठीक है, अब यहाँ से ओवरऑल हमने देखेगा क्या सीखा, देखेगा ओवरऑल हमने ये सीखा कि अगर हमारे पास बांठा फैक्टर यानी कि I इज इक्वल टू 1, ठीक, अगर बांठा फैक्टर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, तो इस केस में ना तो डिसोसिएशन होगा, ठीक है, और ना ही एसोसिएशन होगा। ठीक, अगर बांठा फैक्टर 1 आ रहा है तो ना डिसोसिएशन होगा ना ही एसोसिएशन होगा। लेकिन अगर बांठा फैक्टर यानी कि I इज ग्रेटर देन 1 तो इस केस में क्या हो जाएगा, डिसोसिएशन हो जाएगा। ठीक है, और अगर बांठा फैक्टर इज लेस देन 1 तो इस केस में क्या हो जाएगा, सॉल्यूट का एसोसिएशन हो जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल ये हमारे पास 3 रिजल्ट आ रहे हैं। अगर I इक्वल टू 1 देन ना तो डिसोसिएशन होगा ना ही एसोसिएशन। अगर I इज ग्रेटर देन 1 देन डिसोसिएशन होगा, और अगर I इज लेस देन 1 देन क्या होगा, एसोसिएशन हो गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक चीज और देख लेते हैं, फिर उसके बाद में लेक्चर को ओवर करते हैं, लेकिन इससे पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो चलिए अब हम बांठा फैक्टर के यूजेस देख लेते हैं। देखिएगा, सबसे पहली बात, बांठा फैक्टर is used to calculate degree of dissociation and degree of association। ठीक है, तो ये हमारे पास बांठा फैक्टर का यूज हो गया। क्या ये इसका यूज होता है, बांठा फैक्टर के हेल्प से हम डिग्री ऑफ एसोसिएशन एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दोनों को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, तो इसका जवाब हम देंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो चलिए आज के लेक्चर को यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पर हम क्या करेंगे, डिग्री ऑफ एसोसिएशन एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को कैलकुलेट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक्स।